ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी, सबको नजर आ रही है ना स्क्रीन? हाँ जी नजर आ रही। जी सर। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने पहले भी पीपीएससी के थ्रू पेपर दिया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया होगा और इंटरव्यू में रह गए होंगे। ये सब के लिए है ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि जाहिर है आप जो टेस्ट देना चाह रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या होगा। जी सर। तो जो पीपीएससी का क्राइटेरिया है, इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 200। ठीक है। टोटल मार्क्स होते हैं 200। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कैसे की हुई है? सबसे पहले जी आपका होता है रिटन टेस्ट। जी टेस्ट के साथ इसके साथ साथ आपके एकेडमिक्स चलते हैं, और इसके साथ लास्ट पे आपका इंटरव्यू होता है। जी ठीक है। अब ठीक। जो टेस्ट के मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 200, ये होते हैं 50। ठीक है। ठीक। और जो आपका एकेडमिक होता है इसके होते हैं 40 मार्क्स, और जो इंटरव्यू होता है इसके होते हैं 100 मार्क्स। बाकी बच जाते हैं 10 मार्क्स। ठीक है। अब जो 10 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी बोर्ड में जिनकी पोजीशन हो, वो उसमें से जो है ना सारे कैंडिडेट्स को वो देख के ना तो दे सकते हैं। कभी कभी वो अलोकेट कर देते हैं, कभी कभी वो सबके लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। ये रेयर केस है। आप समझें कि आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो 190 मार्क्स में होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, उन सब का जो कंपटीशन है वो 190 मार्क्स में है। अब सबसे पहले नंबर पे हम एकेडमिक मार्क्स की बात करते हैं ना, ये आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे मैंने इसका एक वो पीपीएससी का जो है ना ये एकेडमिक मार्क्स का ये मैंने एक टेबल तैयार किया है। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी देन एमएससी की होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले मैट्रिक किया होगा, फिर इंटर किया होगा, फिर बीएस मैथ किया होगा। जाहिर है मैथ की सीट है तो मैथ वाले अप्लाई करेंगे। तो अब ये जो एनुअल वाले हैं, जाहिर है मैट्रिक तो एनुअल में होगा, तो उनके परसेंटेज मार्क्स के मुताबिक आप अपने मार्क्स जो है ना यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट करता हूँ। मैट्रिक में मेरे थे 62%, 62% मार्क्स। तो एनुअल में जाऊंगा मैं, और 62% में मेरे बन गए 7। ठीक हो गया। उसके बाद इंटर में थे 67%। तो एनुअल वाले में ही हम देखेंगे 67%, तो वो हमारे पास आ गए 10 मार्क्स, जो कि यहाँ पे आ जाता है। और बीएस में, अब आपने बीएस में जो है ना कुछ लोग ये देखते हैं कि उनका सीजीपीए कितना है। बीएस में जीपीए बेस पे आपका जो मेरिट मार्क्स है ना वो कैलकुलेट नहीं होंगे। सीजीपीए था 3.61,
अब 3.61 का क्या मतलब है? परसेंटेज में देखा जाए तो ये 90 से भी ज्यादा बनता है, 92% शायद इतना। लेकिन आपकी जो डिग्री वो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, उसमें आपके डिटेल्ड मार्क्स होते हैं, डिटेल्ड मार्क्स, जो कि आमतौर पे 4900 में से या इस तरह समथिंग आते हैं। तो वो मेरी परसेंटेज थी 79%। तो पीपीएससी में वो डिटेल्ड मार्क्स की परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक 79% वाला जो सेमेस्टर सिस्टम है होगा सेमेस्टर सिस्टम, लेकिन वो परसेंटेज देखेंगे डिटेल्ड मार्क्स की, तो वो हमारे पास आ जाती है इस कैटेगरी में, ठीक है। ये आ गया। अभी इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल बनते हैं 34/40 आउट ऑफ 40। हो गया, आप सब लोग भी अपने वापस कैलकुलेट कर कर सकते हैं। बाकी लोग जो है ना म्यूट कर ले, जिसका कोई क्वेश्चन हो वो ही अनम्यूट किया करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने अपने एकेडमिक मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब देखें लोगों के 30 भी होंगे, कुछ के 31 होंगे, इस तरह से कुछ के 40 भी होंगे। तो आपने इस कैटो क्या चीज से नहीं खाएगा? घबराना कि आपके 30 हैं या 31 है या 32 है, जितने भी हैं। तो ये तो हो गए एकेडमिक्स। अब हम चलते हैं आगे। तो आउट ऑफ 40 आपका कंपटीशन आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप कितने पानी है, ठीक है ना। अब आ जाती है बात टेस्ट की। आपका जो टेस्ट होता है उसके टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स। एक बंदा 100 में से 80 मार्क्स लेता है टेस्ट में, तो उसके उसके क्या होंगे, 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। एक बंदा 48 लेता है तो उसके कितने हो जाएंगे, 24। मतलब कि आउट ऑफ 50 टेस्ट के मार्क्स जो है ना वो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। आप जितने भी मार्क्स लेंगे वो आपके 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक हो गया। जिसमें 80 मार्क्स आपके होते हैं सब्जेक्ट के, और 20 मार्क्स होते हैं जनरल नॉलेज के रिटर्न में, ठीक है। आप पास्ट पेपर भी देख सकते हैं, पास्ट पेपर मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो अब सब्जेक्ट का आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, जाहिर है बीएस एमएससी बीएससी लोगों ने की हुई है, तो उनको पता है कि सब्जेक्ट में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और अलजबरा, ये सारी चीजें, रियल एनालिसिस, जो कुछ भी है वो सारा सब्जेक्ट में, वो कहीं से भी आपको पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में वही लोग आते हैं जो रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। अब रिटर्न टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का ही है, वो आपने क्वालिफाई करना है। तो फिर आपने आना है इंटरव्यू में, इंटरव्यू, ठीक है। अब क्या होता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके एकेडमिक्स में 40 मार्क्स होंगे, लेकिन वो रिटर्न नहीं पास कर पाते। तो जब उनसे रिटर्न पास नहीं होगा तो वो इंटरव्यू में भी नहीं आ सकेंगे। तो इस टाइम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो रिटर्न है। अगर आप रिटर्न को पास नहीं कर पाते तो आप समझे आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। तो रिटर्न टेस्ट का पास करना बहुत जरूरी है। बाकी इंटरव्यू कैसे पास करना है इसकी टिप्स वगैरह भी हम देंगे। जाहिर है आप तैयारी स्टार्ट करवाई है तो आपको साथ लेके चलें एंड तक, ठीक हो गया। इसकी भी कुछ टिप्स होती हैं जिसमें ड्रेसिंग वगैरह आ जाती है, और बाकी जो कुछ भी है तो वो बंदा साथ साथ देखता है इस चीज को, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। किसी को कोई समझ ना आई हो तो वो पूछ। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, ये चीज सारी समझ आ गई।
हाँ जी, और कोई किसी को समझ ना आई हो? चल ऐसे छोड़ अब स्टडी प्लान जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा स्टडी प्लान भी बता देता हूँ। क्या आपने, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हमारी क्लास नहीं ले पाएंगे, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं हो पाता। मैं अपनी बात करूं तो कभी ऐसा भी होगा कि शायद मेरे पास टाइम ना हो, ठीक है, मसरूफियात हो जाती हैं। तो कुछ स्टूडेंट खुद तैयारी करते हैं, कुछ यूट्यूब से करते हैं, कुछ ऑनलाइन अकेडमीज ज्वाइन करते हैं, तो अपना अपना एक तरीका होता है। तो आपने स्टडी प्लान जो है ना, स्टडी प्लान वो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तला भाई ये सबको ना म्यूट कर काइंडली म्यूट कर दीजिए, कर देना ये Yes. सारे माइक। हाँ बिल्कुल म्यूट कर दें। हाँ, बाकी सारे अपना म्यूट खुद ही कर लिया करें ना। मैंने आगे भी म्यूट किया था। मैं म्यूट कर रहा हूँ पर म्यूट हो नहीं रहा। हाँ, ये हो गया, ठीक हो गया। तो जो स्टडी प्लान है ना, आपने अपनी स्टडी का आगाज करना है कैलकुलस से। कैलकुलस से अपना आगाज करना है। कैलकुलस की जो मैं बुक रिकमेंड करता हूँ ना, वो थॉमस कैलकुलस है। आप क्या करें, आप जस्ट इसको रीड करना है, कुछ नहीं सॉल्व करना, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, रीड आउट करना है आपने, ठीक है? वो हम जब नेक्स्ट सेशन रखेंगे ना, तो उसमें मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगा कि आपने अपनी तैयारी के मुताबिक कैसे रीडिंग करनी है, ठीक है? कैलकुलस से आपने स्टार्ट करना है। हाँ, अगर पुराना बीएस किया हुआ है, स्टडी से कोई तल्लक नहीं रहा, तो अभी दोबारा तल्लक बहाल करने के लिए ना आप एफएससी से स्टार्ट करें। एफएससी का मैथ, ठीक है? जस्ट आपने रीडिंग करनी है, उसकी रीडिंग करनी है, टॉपिक्स को डीपली स्टडी करना है। एफएससी से स्टार्ट करें, फिर पहले नंबर पे इसको रख लें, दूसरे नंबर पे इसको थॉमस कैलकुलस, और फिर तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में बुक पढ़ाई जाती है, कैलकुलस एसएम यूसुफ की, ठीक है? इसके सारे चैप्टर को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने क्या करना है? एक, अच्छा जी। चौथे नंबर पे आपने, जब आपने कैलकुलस को पढ़ लेना ना, तो फिर मैथमेटिकल मेथड है बीएससी की बुक, उसको आपने पढ़ना है। देखिए, मैथमेटिकल मेथड को पढ़ने से आपके कौन कौन से कोर्सेज कवर हो जाएंगे। एक तो ग्रुप्स, इसमें आप पढ़ लेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है? एक तो आप वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, और इसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप पढ़ लेंगे, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स का भी आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप एक बुक पढ़ते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल मेथड को पढ़ने से आपकी कौन कौन सी बुक कवर हो रही है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाती है, ये पहला चैप्टर है, ठीक है? और ये दूसरा चैप्टर आ जाता है ग्रुप्स का। थोड़ा सा मैट्रिसेस का भी इसमें आ जाता है, मैट्रिक्स वगैरह जो आ जाती हैं। मैट्रिक्स में वो जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। ये तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर, और वेक्टर्स आ जाते हैं उसके बाद, चैप्टर 6, 7। हाँ, और एक और चीज आ जाती है, सीरीज वगैरह आ जाती है ना। अब सीरीज आपने इसमें भी पढ़ी होगी ना, थॉमस कैलकुलस में। तो थॉमस कैलकुलस और मैथमेटिकल मेथड ये आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है? ये स्केच आपने अपने माइंड में बनाना है कि थॉमस कैलकुलस और
जो मैथमेटिकल मेथड्स बुक है उसमें सीरीज आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, सीरीज एंड सीक्वेंसेस जो हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं। अब जैसे ही आपने मैथमेटिकल मेथड को स्टडी करना है, आपका जो नॉलेज है ना वो बहुत ज्यादा वसी हो जाना है, जिसमें मैट्रिसेस हैं और ग्रुप्स हैं, वेक्टर्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हैं, सीरीज हैं। अब आपने यहाँ से डिसाइड करना है खुद, ये हमने नहीं डिसाइड करना, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर का ज्यादा मजा आ रहा है, इंटरेस्ट किस में है आपका। मिसाल के तौर पे एक बंदे को तो ग्रुप तला भाई ये किस ऑथर की मैथमेटिकल मेथड होनी चाहिए? मैथमेटिकल मेथड जो है ना, ये एसएम यूसुफ की है, ये बीएससी में पढ़ाई जाती है हमारे इधर, अच्छा अच्छा, ठीक पंजाब है। यूनिवर्सिटी में। और इसी भी यूनिवर्सिटी में ना ये पढ़ाई जाती है, मुल्तान में भी पढ़ाई जाती है बीएससी वालों को। तो जैसे ही आपने ठीक है। मैथमेटिकल मेथड को एक बार रीड आउट कर लेना है, तो आपका जो नॉलेज है ना, समझे कि आपने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, अभी आपकी तैयारी नहीं हुई, आपने अपना बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो तैयार कर ली है, तो आपके पास जो एरियाज है ना वो ओपन हो जाएंगे। मैट्रिसेस, ग्रुप्स, वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और सीरीज वगैरह। ठीक है, सीरीज तो बहरहाल कैलकुलस पढ़ने से और सीरीज यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी, जो बाद में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आपके काम आएंगी। ठीक है, फिलहाल आप कॉम्प्लेक्स को भी पीछे ही रखिएगा। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे एक बंदे का इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ग्रुप्स में, ग्रुप्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो ग्रुप थ्योरी को फिर पढ़े, फौरन से वो एमएससी में अपना इंटरेस्ट ले जाए कि अब वो एमएससी के कोर्स को स्टार्ट कर रहा है ग्रुप थ्योरी को। ठीक है, ग्रुप थ्योरी पढ़ने से क्या होगा कि फौरन से आप रिंग थ्योरी स्टार्ट कर लेंगे, और इसमें बहुत से थ्योरम जो है ना वो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, जैसे फंडामेंटल थ्योरम्स आ जाते हैं ग्रुप थ्योरी के, और वैसे ही फंडामेंटल थ्योरम है इसके होमोमॉर्फिज्म आ जाता है इसमें रिंग थ्योरी में। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने से आप रिंग थ्योरी में चले जाएंगे, और रिंग थ्योरी पढ़ने से आप मॉड्यूल्स में चले जाएंगे। कुछ लोगों ने मॉड्यूल नहीं पढ़ा होगा, मॉड्यूल पढ़ना लाजमी भी नहीं है, ये ऑप्शनल है, पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, बहरहाल आपने ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को जरूर पढ़ना है। ठीक हो गया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा वेक्टर्स में। ठीक है, अब वेक्टर में, वेक्टर के लिए जो सबसे अच्छी बुक है ना, जिसमें वेक्टर स्पेस आ जाती है, वेक्टर स्पेसिस, वेक्टर स्पेसिस की कुछ बुक्स हैं, वो मैंने लिंक भी सेंड किया था, जिसमें होवर्ड एंटन की बुक है। वेक्टर स्पेस को पढ़े होवर्ड एंटन की बुक से, या आप इसमें ये वाली बुक पढ़ सकते हैं, शॉम सीरीज की, शॉम सीरीज की बुक है। ठीक है, और इसके साथ जो है ना विजय खन्ना की बुक है, शायद विजय खन्ना ही है नाम। तो वेक्टर्स जो आपने पढ़ना है ना, वो आपने इन तीनों बुक से पढ़ना है। लास्ट टाइम जो पेपर आया था ना, वेक्टर के तकरीबन 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे, वो विजय खन्ना की बुक में से आए हुए थे। वेक्टर के क्वेश्चन भी इसकी बुक में से आए थे, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन भी इसी बुक में से आए थे, विजय खन्ना की बुक में से, और रिंग थ्योरी के क्वेश्चन भी इसी बुक में से आए हुए थे। ठीक है, तो हर बार एग्जामिनर अपना जो है ना स्केड्यूल चेंज करता है। तो जैसे ही आप वेक्टर्स को स्टडी कर लेंगे, उसके बाद आपने, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्योंकि ये दूसरे सब्जेक्ट्स में कम यूज होता है, तो इसको अगर आप लास्ट पे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको भी लास्ट पे रखें। डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाएं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन वो पूछता है, वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सबसे बेस्ट बुक है ना, वो जिल की बुक है, जिल की बुक है, डी डेनिस, डैनी जिल की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको ही स्टडी करेंगे ना, एक बार पढ़ लेंगे, तो आपके काफी कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे।
डिफरेंशियल इक्वेशन करने के फौरन बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। वो इसी बुक में है, लेकिन क्योंकि हमें ये डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं तो इसलिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। ठीक हो गया। और ये लास्ट पे आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है। मैट्रिसेस क्योंकि आपने एफएससी पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा, और वैसे भी बहुत से लोगों का जब डेमो होता है तो वो उनमें से मोस्टली पीपल जो है ना वो मैट्रिसेस में से ही अपने जो है ना वो टॉपिक तैयार करते हैं। तो मैट्रिक्स तो सबको आता होगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैथमेटिकल मेथड कब कंप्लीट होगी? जब आप ये वाले कोर्सेज आपने कंप्लीट करेंगे, और इन कोर्सेज को कंप्लीट करने से एमएससी के काफी कोर्सेज आपके कवर हो जाएंगे। हाँ, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे ना बीएससी से स्टार्ट करें, तो देखें जी बीएससी की हमने अभी तक 2 बुक्स कवर की हैं, और उसके साथ साथ हमारी तकरीबन 10-15 बुक्स मजीद कवर हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस पे चले जाना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाती है, नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट आ जाते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाती हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाती है, और ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स का यूज कहाँ होता है? जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस को आपने पढ़ना है। कुछ लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स पढ़ा होता है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होता। तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ना है। ठीक है, जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने आ जाना है टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी को पढ़ना है, और इसके साथ साथ फंक्शनल एनालिसिस को पढ़ना है। फंक्शनल एनालिसिस और साइड बाय साइड आपने रियल एनालिसिस भी स्टार्ट कर देनी है। रियल एनालिसिस, और आपने कोशिश करनी है कि जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स मतलब कि जो थ्योरम्स हैं, ठीक है ना, थ्योरम्स हैं, उनको आपस में रिलेट करना है। इन तीनों कोर्सेज को आपने एक साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले फंक्शनल कर लें फिर टोपोलॉजी कर लें, या पहले टोपोलॉजी कर लें फिर फंक्शनल कर लें, कोई मसला नहीं। इसके लिए जो बेस्ट बुक्स है ना टोपोलॉजी, वो शाम सीरीज की बुक है, शाम सीरीज की बुक है। और एक ऑथर है मुनकरज, ठीक है, मुनकरज ऑथर है, इसकी बुक भी आप पढ़ सकते हैं। और फंक्शनल एनालिसिस की जो सबसे बेस्ट बुक है वो आपके पास आ जाती है क्रेजी की। क्रेजी की बुक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, उसमें आपने फंक्शनल एनालिसिस को पढ़ना है। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा जब हम नेक्स्ट टाइम कोई भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हम एक बुक को खत्म नहीं करेंगे, हम उस लेक्चर को खत्म नहीं किया करेंगे। बाकी पढ़ना आप लोगों ने होता है, मैंने तो आपको आइडिया ही देना है। ठीक हो गया। तो ये तीनों बुक्स, और रियल एनालिसिस के लिए बाटल की बुक सबसे बेस्ट है। रियल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय बाटल। हाँ जी, अभी तक मैंने आपको जो बताया, किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बुक मेरे ज़हन में से निकल गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा चला भाई, क्या इसमें मीट्रिक भी इंक्लूड करना है? मीट्रिक स्पेसिस, जी जी। जी मीट्रिक स्पेसिस असल में वो इसमें आ जाती है ना, जो फंक्शनल एनालिसिस की बुक है। जब आप फंक्शनल हाँ जी एनालिसिस ठीक है। को पढ़ेंगे ना, क्रेजी की बुक है, तो उसका पहला चैप्टर मीट्रिक स्पेस पे ही है। इसमें देखें, हाँ जी।
फंक्शनल एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो मीट्रिक स्पेस को पढ़ाएगा, मीट्रिक स्पेस के बाद वो पढ़ाएगा नॉर्म स्पेस को, और नॉर्म स्पेस के बाद वो क्या पढ़ाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को, इनर प्रोडक्ट हाँ स्पेस। जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये 3 किस्म की स्पेसिस आ जाती हैं। और नॉर्म स्पेस से पहले आपको वेक्टर स्पेस आनी चाहिए। अगर आप वेक्टर स्पेस जानते हैं तो ये आप नॉर्म स्पेस पे जा सकते हैं। तो क्योंकि आपने वेक्टर स्पेस यहाँ पे पहले पढ़ लिया होगा होवर्ड एंटन से, शाम सीरीज से, तो आपको जो फंक्शनल एनालिसिस है ना, ये पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी, लास्ट पे आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि कम्प्लेक्स एनालिसिस को ना आप लास्ट पे ही रखें। ठीक है, लास्ट पे आप कम्प्लेक्स को पढ़ लें। कम्प्लेक्स के साथ अगर आप कम्प्लेक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री को पढ़ लें, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेज हैं जो दूसरे कोर्सेज में ज्यादा यूज नहीं होते, इसलिए आपने या तो इनको बहुत पहले कर लेना या इनको बहुत बाद में करना है। ठीक है, जो कोर्सेज आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ लें। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने डिस्क्रीट मैथ पढ़ा होगा। मोस्टली जो है ना बीएस के स्टूडेंट वो डिस्क्रीट मैथ को पढ़ते हैं। अगर आपने डिस्क्रीट मैथ नहीं पढ़ा तो भी कोई मसला नहीं, आप क्या कर सकते हैं कि आप नंबर थ्योरी को पढ़ सकते हैं। नंबर थ्योरी क्योंकि बीएससी वाले भी पढ़ते हैं और बीएस वाले भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भी क्या नाम है एमएससी में भी नंबर थ्योरी को ऑप्ट करते हैं, चाहे वो एनुअल सिस्टम में करें चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम में करें, तो नंबर थ्योरी आपके पास आ जाती है। हर एक बंदा जो मैथ में करता है ना, क्या नाम है, अपना मास्टर कंप्लीट करता है, वो नंबर थ्योरी को पढ़ता है। तो नंबर थ्योरी और ये वाले जो कोर्सेज है ना, आपने इनको लास्ट पे करना है तैयार। ठीक है, एक मल्टीपल चॉइस यहाँ से भी आ जाता है, कोई एक दो मल्टीपल चॉइस इसमें से आ जाता है, एक दो मल्टीपल चॉइस यहाँ से आ जाता है। कम्प्लेक्स में से जो मोस्टली मल्टीपल चॉइसेस आते हैं ना, वो सीरीज में से आते हैं, सीरीज वाले चैप्टर्स में से। मोस्टली वो चैप्टर नंबर 6 होगा, 7 होगा, 6, 7 और इस तरह से 8। और कभी कभी वो कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में से भी वो जो है ना मल्टीपल चॉइस दे देते हैं। अभी मेरे ज़हन में एक बुक आ रही थी, कौन सी बुक थी, मैं आपको, हाँ, मैकेनिक्स। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे ये कोर्स इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स को भी आपने लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि गोरी की मैकेनिक्स है, इसी में से मल्टीपल चॉइसेस आए थे 2-3 इस बार जब मैंने पेपर दिया था ना। तो क्योंकि गोरी की बुक में से मैकेनिक्स की बुक में से मल्टीपल चॉइसेस आए थे, चैप्टर नंबर 7 और 8 में से आए थे, वो जो थ्योरी उसने लिखी हुई है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स, और आगे अगला चैप्टर है रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें इसको भी आपने लास्ट पे ही पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी बुक्स हैं जो दूसरी बुक्स के साथ ओवरलैप नहीं करती। अगर आप ईमानदारी से सिर्फ इन चीजों को तैयार कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, तो कोई बंदा आपका जो है ना टेस्ट फेल नहीं कर सकता। अगली बात करते हैं कि मेरिट। देखें अगर अभी देखें ना, मैथ की कितनी सीटें हैं, मेल की 25 सीट्स हैं, हाँ और जी, 25। हाँ जी 25 सीट्स हैं, और फीमेल की जो सीट्स हैं वो कितनी है? ऑलमोस्ट 80 है मेरे ख्याल से। नहीं, वो टोटल ज्यादा ही है। वो 100 से above है, 108 है आई थिंक। क्या, हाँ 118 है ना। जी जी। हाँ, तो अब 40 मार्क्स जो है ना वो लाजमी लेने हैं आपने, आउट ऑफ 100 रिटर्न में।
मतलब कि रिटर्न में 100 में से 40, अगर आप रिटर्न का पेपर देखते हैं और आपको लगता है कि आपके 40 मार्क्स आ सकते हैं, तो समझें कि ग्रीन सिग्नल है। अगर आप ये समझते हैं ना कि मेरे 40 भी नहीं आने और तुक्कों पे चले जाते हैं, तुक्का मारने पे चले जाते हैं, तो फिर वो अल्लाह के हाथ में है ना, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप समझते हैं ना कि आप आराम से 40 ले सकते हैं, 40 मार्क्स, तो वो वेल एंड गुड है। तो 40 वाला तो होगा पास। अब मेरिट कैसे बनेगा? अगर 25 सीटें हैं तो वो इसको एक सीट पे 4 बंदे भी बुला सकते हैं, 5 बंदे भी बुला सकते हैं। मींस के अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो आ जाता है 125। तो 125 लोगों को वो इंटरव्यू में बुलाएंगे। अब 125 लोग वो कौन से हो सकते हैं, कितने मार्क्स वाले हो सकते हैं? देखें, अगर कोई ऐसा बंदा होता है, ये टॉप 125 लोगों को बुलाएंगे। मिसाल के तौर पे आपका जो टॉपर है रिटर्न में, उसके मार्क्स होते हैं 60, तो वो पहला बंदा है। दूसरे बंदे के होते हैं 58, ठीक है। तीसरे बंदे के होते हैं 57। इस तरह चलते चलते 125th जो बंदा है, ठीक है ना, उसके मार्क्स आ जाते हैं 44। तो आपका मेरिट क्लोज हो जाएगा 44 पे। अब 40 नंबर लेके आपने पास तो कर लिया, लेकिन आप मेरिट में नहीं आए। मेरी बात समझ आ रही है ना सबको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पासिंग मार्क्स 40 होते हैं? जी जी, पासिंग मार्क्स होते हैं 40 रिटर्न में। अगर आप रिटर्न में 40 मार्क्स लेते हैं तो समझे आपने टेस्ट पास कर लिया है। ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है। लेकिन इंटरव्यू में जाने के लिए आपको इन 125 लोगों में आना पड़ेगा। वो कैसे आएंगे? वो सारी बात सही डिपेंड सही। करती है आपके टॉपर पे, कि जो बंदा टॉप कर रहा है उसके मार्क्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे टॉपर के मार्क्स हैं टॉपर के मार्क्स आ जाते हैं 50, ठीक है। और आप 50 और चलते चलते कह ले कि 100 लोग जो है ना वो 40 तक जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? 40 तक। अब पीपीएससी मजबूर होगा कि वो सिर्फ 100 लोगों को बुलाए। वो 25 लोगों को क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा ना। मतलब वो अपने रिकॉर्ड में से वो 25 लोगों को लेके ही नहीं आएगा पीपीएससी वाले, कि 25 लोग, क्योंकि 40 टॉपर के 50 हैं, 125th नंबर आया ही नहीं, ये 100th नंबर है। बात समझ आ रही है ना मेरी? मतलब 12 हाँ से जी, हाँ बता जी। दो ना, कि मिसाल के तौर पे एक बंदा टॉप करता है, उसके 50 मार्क्स हैं, बाकी 49, 48, 47, बहुत से लोगों के 47 है। चलते चलते 100वां बंदा जो है ना उसके 40 मार्क्स हैं, और इसके अलावा और कोई बंदा नहीं जिसके 40 मार्क्स हो। तो पीपीएससी क्या करेगा? वो मजबूर हो जाएगा कि वो सिर्फ 100 लोगों को बुलाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि टॉपर के 42 मार्क्स हों, जिसकी पहली पोजीशन होगी ना रिटर्न में, मिसाल के तौर पे उसके 42 मार्क्स हैं, और 300 लोग ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स हैं। समझ आ रही बात? तो वो हाँ जितने जी, भी हाँ जी। लोगों के 40 मार्क्स है ना, वो सबको बुलाएंगे इंटरव्यू में। फिर वो 125 लोगों को नहीं बुलाएंगे। 125 लोगों को वो कब बुलाएंगे? जब 40 से ऊपर ऊपर 125 लोग पूरे हो जाए, और जब बहुत ज्यादा लोग 40 मार्क्स लेंगे और टॉपर ने ज्यादा मार्क्स नहीं लिए, इसका मतलब है कि वो ज्यादा लोगों को भी